तो दोस्तों कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों इस हफ्ते की भेजी हुई कहानियाँ आपके सामने बिल्कुल हाजिर हैं। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर पसंद आएगी। बाकी अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और पहली बार ही मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। और ठीक अगर आप ये चाहते हैं कि औरों की तरह मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दूँ तो आप कहानियाँ सुनने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। अब ठीक बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम राघव है। ये कहानी मेरी और मेरे दोस्त सोहन की है। करीब आज से 15 साल पहले मैं और मेरा दोस्त हमारे गांव के सबसे पुराने स्कूल में पढ़ते थे। हम दोनों हर समय एक साथ ही रहते थे क्योंकि हमारा घर भी एक ही गली में था और तो और हमारी स्कूल और क्लास भी एक ही थे। मेरा दोस्त भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैंने अपने परिवार में ऐसे बहुत से किस्से सुने हुए हैं जिसके कारण मुझे भूत प्रेत आत्माओं में बेहद विश्वास था। उस समय हमारे स्कूल में एक ही बात फैली हुई थी कि स्कूल की लाइब्रेरी में दोपहर के 3 बजे के बाद किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल का स्टाफ या कोई भी कर्मचारी वहाँ 3 बजे के बाद नहीं जा सकता, क्योंकि जिस किसी ने भी शाम के वक्त वहाँ जाने की कोशिश की तो नहीं मालूम कैसे वो जगह उस इंसान की मौत का कारण बन जाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल के समय हम कुछ दोस्त उस लाइब्रेरी से पढ़ने के बाद क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। उस वक्त हम लाइब्रेरी के बारे में ही बातें कर रहे थे। चलते चलते सोहन मुझसे कहने लगा कि मैं इन सब पे कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। हर चीज़ का प्रूफ होता है, मैं उसी बात को मानता हूँ। मैंने सोहन से कहा, सोहन कुछ इंसानी दिमाग से भी परे है। ज़रूरी नहीं जितना हम देख समझ पाते हैं उतना ही सच हो। अरे यार ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इस लाइब्रेरी के बारे में जो अफवाहें हैं वो सब मुझे झूठ लगती है। अगर ऐसा होता तो ये लाइब्रेरी में ताला लगा होता। मैंने उससे दोबारा कहा, देख यार अब ये सच हो या झूठ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो रूल है उस हिसाब से हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सोहन ने मुझे एकदम से कहा, अरे मेरे दोस्त मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा कि वहां पर कुछ नहीं है। मैंने एक बार उससे फिर कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम वहां जाओगे कैसे? सोहन ने कहा, वो सब मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों अगले दिन सोहन जानबूझकर अपनी बुक्स वहीं छोड़कर आ गया और शाम को स्कूल टाइम के बाद वापस आकर स्कूल वॉचमैन से बोलने लगा कि अंकल मेरी बुक वहां रह गई है, मुझे लाने दो। वॉचमैन ने सोहन को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन सोहन बोलता रहा, अंकल मेरी बुक लाइब्रेरी में रह गई है, मुझे होमवर्क करना है, प्लीज लाने दो। वॉचमैन ने कहा, नहीं जाना अलाउड नहीं है, आप घर जा सकते हो। साथियों उस वक्त सोहन का यह प्लान कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए अगले दिन उसने बोला कि मेरे पास एक प्लान और है। हमें ये देखना है कि जब यहाँ कोई नहीं होता तो लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट कैसा होता है, और ठीक मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि यहाँ डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है। मेरे पास सॉलिड प्लान है। हम ट्यूशन टाइम में दीवार से कूदकर अंदर जाएंगे और ठीक लाइब्रेरी की खिड़की से अंदर पहुंच जाएंगे। मैंने सोहन से कहा, नहीं यार मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, ये सब करने से कोई फायदा नहीं, रहने देते हैं। लेकिन सोहन नहीं माना। प्लान के मुताबिक हम दोनों लाइब्रेरी में घुस गए। वॉचमैन तो बाहर गेट के पास था, इसीलिए उसने कुछ ध्यान भी नहीं दिया। अंदर जाते ही हमने देखा कि लाइब्रेरी में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। यूं समझिए कि हमारी सांस तक लेने की आवाजें आ रही थी। उसी वक्त खिड़की हवा के कारण एकदम बंद हो गई। ये देखकर हमारी जान से निकल गई। सोहन कहने लगा, तू डर मत, हवा का झोंका था बस। लेकिन कुछ ही देर में लाइब्रेरी में बुक्स गिरने की आवाज आई। हम दोनों धीरे धीरे डरे सहमे हुए वहां जाकर देखने लगे, लेकिन जाकर पता चला कि वो बुक एक चूहे ने गिराई थी। लेकिन जब हमने उस किताब को उठाकर देखा तो उसके कवर पर लिखा था इंसाफ। और तो और सबसे अजीब बात तो ये थी कि लिखा इस तरीके से था, देखकर ऐसे लगा जैसे खून से लिखा हो। हमने जब उस किताब को खोला तो उस किताब में बहुत सारे खून से भरे गहने ज्वेलरी की फोटो बनी हुई थी, और ठीक उस बुक में कमरा भी बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसी लाइब्रेरी में कोई रहस्यमय कमरा है जिसमें शायद कुछ राज छुपे हुए हैं। मैं तो उसे देखकर एकदम घबरा गया।
समझ चुका था कि इस खून का मतलब हो ना हो ये उस कमरे और गहनों से जुड़ा है। सच कहूं तो मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैं सोहन से कहने लगा कि हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन सोहन अपने आप को प्रूव करने के लिए हर चीज बहुत ही बारीकी से देख रहा था। उसी वक्त अचानक एक बुक और गिर गई। धीरे धीरे एक एक करके वहां सारी बुक गिरने लगी। ये सब देखकर हम इधर उधर भागने लगे। उस वक्त पहली बार मैंने सोहन को सहमा हुआ देखा। उसे नहीं समझ आया कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इन सब चीजों के बाद अचानक एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इतना होने के बाद हम जल्दी से खिड़की से कूदकर स्कूल से बाहर आ गए। दोस्तों, इसके अगले दिन हम दोनों को तेज बुखार था, लेकिन वह आवाज हम दोनों को सोने नहीं दे रही थी। सोहन लगातार इसी बारे में सोचता रहा, लेकिन उसका कोई भी लॉजिक बार बार फेल हो रहा था कि बिना किसी के वहां होते हुए इतनी सारी मूवमेंट्स कैसे हो सकती है। वो मुझसे कहने लगा कि राघव, मुझे लगता है कि उस लाइब्रेरी में जरूर कोई गहरा राज छिपा है और तो और कोई ये भी चाहता है कि उसे कोई ना जान पाए, लेकिन मैं जानकर रहूंगा कि आखिर वो राज क्या है। मैंने उससे कहा, तुझे जो कुछ करना है वो कर ले, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये बात हमने हमारे दोस्तों को भी बताई और ठीक उनमें से एक लड़के के चाचा को उन सब राजों के बारे में पता था। उसने कहा कि उस जगह पर एक खजाना छुपा हुआ है। चाचा की बात सुनने के बाद सबके सब चाचा को लेकर वहां चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद उनमें से कोई भी सुबह तक बाहर नहीं आया। और तो और जब अगले दिन लाइब्रेरी का गेट खुला, वहां पर सब कुछ बिखरा पड़ा था। वहां पर सोहन बेहोश पड़ा था और तो और चाचा की जान चली गई थी। जब मैंने बाद में सोहन से पूछा तो उसने अंदर जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया। कहने लगा कि मैं और चाचा हम दोनों अंदर चले गए थे। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि एक बार तू और मैं भी वहां गए थे, लेकिन हम दोनों डर के मारे वहां से भाग गए थे। लेकिन इस बार जब मैं अंदर गया तो सारी खिड़कियां आवाज करने लगी, लेकिन जब हमने बाहर आने की कोशिश की तो एक भी नहीं खुली। थोड़ी देर में एक औरत की आवाज सुनाई थी। आवाज सुनकर जब हम पलटे तो देखा कि उस औरत के खुले बाल थे, जिसके गले पर तलवार से कटने का निशान बना था। आंखें एकदम सफेद थी। ये सब देखकर चाचा एकदम बेहोश हो गए। शायद यही मंजर उनकी मौत का कारण बन गया। हालांकि बेहोश तो मैं भी हुआ था, लेकिन मेरे शरीर में जान थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। दोस्तों, इसके अगले दिन जब मैं सोहन के घर गया तो उसके पिताजी ने बताया कि ये लड़का रात भर बस इंसाफ इंसाफ बोले जा रहा था और ना इसने कल से कुछ खाना खाया है और ना पूरी रात सो पाया है। सोहन वाली ये बात पूरे गांव में फैल गई। लगभग 3 दिन गुजरने के बाद उसके घर में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वो व्यक्ति सीधा सोहन के सामने आ गया और सोहन को ध्यान से देखने लगा। वो आदमी थोड़ी देर में भागता हुआ सोहन के गले लग गया। उसी वक्त सोहन अजीब सी आवाज में कहता है कि भाई तुम ठीक हो? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ बहन, मैं एकदम ठीक हूं। घर के सभी लोग चौंक गए और चुपचाप खड़े खड़े देखते रहे। कुछ ही पलों में वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें बताता है कि आज से करीबन 30 साल पहले मेरी बहन इस स्कूल में लाइब्रेरियन में काम करती थी और ठीक उस समय स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ गैर कानूनी काम करते थे। स्कूल के बाद वो चोरों से कम भाव में सोना और कीमती चीजें खरीदता था और ठीक उनको फिर बाद में महंगे दामों में बेचता था। उस वक्त मेरी बहन को इस राज के बारे में पता चल गया था। उसने मुझसे कहा था कि भाई मैं सारी बातों का पता लगाकर इनका सच दुनिया के सामने लाऊंगी। इसके ठीक अगली सुबह वो इन सब के बारे में पता लगाने वाली थी, लेकिन शाम होते होते मुझे उसके गुम हो जाने की खबर मिली। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। पैसों के दबाव में आकर पुलिस ने भी हमारी मदद नहीं की। यूं समझो ये मामला दबा दिया गया। लेकिन जब लाइब्रेरी मुझे हत्याएं होने की खबर मिली तो मैं समझ चुका था कि हो ना हो ये मेरी बहन की ही आत्मा है जो धीरे धीरे बदला ले रही है। तब एक बार मेरे मन में ख्याल भी आया था कि जीते जी तो नहीं, लेकिन मरने के बाद वो अपनी लड़ाई जीत रही है। बस एक ही बात थी कि मेरी बहन की हत्या कैसे हुई। ये सबके लिए आज भी राज बना हुआ है। अब जब ये इसके शरीर में आ ही गई है तो मैं पूछ लेता हूं, बताओ बहन क्या हुआ था उस दिन? सोहन बोलने लगा कि भाई उस दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं बुक्स रख रही थी। मुझे वहां पर गुप्त दरवाजा मिला। बहुत कोशिश के बाद जब मैंने दरवाजे को खोला तो वहां ढेर सारे जेवर और कुछ कागजात रखे थे और तो और उन कागजों में सारा काला राज लिखा हुआ था। ठीक उसी वक्त प्रिंसिपल का एक साथी वहां पर आ गया।
और उसने मुझे दरवाजे के पीछे देख लिया। उन्होंने ठीक मुझे मारकर उसी कमरे में दफना दिया था। लेकिन जब मेरी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई तो मैंने लोगों को सजा देने की ठानी। जब ये सब चीज़ें हुई तब उन्होंने तांत्रिक से मंत्र जप करके मेरी आत्मा को लाइब्रेरी में कैद कर दिया। अब ठीक जब भी स्कूल बंद होने के बाद वहाँ जो कोई भी आता है तो मैं उसकी हत्या कर देती हूँ, लेकिन मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। कई समय बाद जब ये लड़का वहाँ पर आया तो मैं इसके शरीर में प्रवेश कर पाई, क्योंकि शायद इस लड़के पर भगवान की असीम कृपाएं हैं। बस ठीक इसी की मदद से मैं बाहर निकल पाई। इसके बाद सबने पूछा, बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? लड़की ने कहा, मेरा एक दुश्मन आज भी जिंदा है और ठीक उसे यह भी पता है कि मैं वहां से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए वो कभी वहां नहीं आता। बस एक बार जब उसे सजा मिलेगी तब मुझे इंसाफ मिलेगा। पर एक बात और है, अब वो आदमी शहर के प्रसिद्ध व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है और तो और वो आज भी अपने उसी धंधे को चला रहा है। दोस्तों, उस लड़की की आत्मा की मदद की वजह से ठीक उस आदमी के कारनामों को सामने लाया गया और ये सारी बातें जब पुलिस को बताई गई तो उस आदमी को हिरासत में लेकर उसके सारे कारोबार को बंद कर दिया गया। तब जाकर कहीं उस लड़की को इंसाफ मिला और मुक्ति हो पाई। फिर कुछ समय बाद लाइब्रेरी में हवन करवा के स्कूल को दोबारा शुरू किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज सोहन एक वकील बन चुका है और तो और वो लोगों के हक की लड़ाई बहुत ही शानदार और ईमानदारी से लड़ता है। बस यही थी मेरी ये कहानी। दोस्तों, ये थी राघव जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रमन है, अयोध्या जिले का रहने वाला हूं। गांव का नाम खुशहालपुर है। मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं सर की कहानियां सुनता रहता हूं, लेकिन आज की कहानी मेरे पिताजी के ऊपर है। दोस्तों, एक दिन की बात है। मेरे पिताजी पंजाब में रहते थे। वो उसी जगह पर काम भी करते थे। उन्हें पंजाब में काम करते करते काफ़ी समय हो चुका था। एक दिन माँ ने पिताजी से कहा, तुम्हें इतना टाइम हो गया पंजाब में काम करते करते, कभी कभार अपने गांव भी घुमाओ। माँ की बात पर पिताजी ने एक प्लान बनाया गांव जाने के लिए। और ठीक जैसे ही मेरे पिताजी गांव आए तो सारे लोग पिताजी को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश तो मैं था कि मेरे पिताजी इतने दिनों बाद गांव आए हैं। पिताजी को गांव में रहते रहते कुछ टाइम हो चुका था। उसी बीच पिताजी ने सोचा कि अब वापस चलता हूं। उन्होंने ठीक अपने दोस्त को कॉल किया और कहा कि मैं आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही उनके दोस्त ने यह सुना तो उन्होंने मेरे पिताजी को मना कर दिया कि रुको, अभी मत आओ। पिताजी ने पूछा क्यों, लेकिन उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम? पिताजी ने कहा, नहीं, बात क्या है? उसने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई ने कंपनी से सामान चोरी किया है, इसलिए तुझे कह रहा हूं, अभी मत आ, मालिक बहुत गुस्सा है। जब ठीक यहां का माहौल शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, और अगर तुम अभी आ गए तो मालिक बोलेगा कि तुम्हारा भाई चोर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी यहां मत आओ, सब ठीक होने पे मैं तुझे बुला लूंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कॉल काट दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मेरे पिताजी बहुत मेहनती हैं और वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वो कोई भी काम बहुत जल्दी कर लेते थे। उनसे कुछ भी करने के लिए कहोगे तो वो कभी मना नहीं करते। मुझे आज भी याद है, वो सुबह 5 बजे उठकर मुझे और मेरी बहन दोनों को नहलाकर सुबह तैयार करके स्कूल छोड़ने जाते थे। और तो वो घर का सारा काम भी कर लेते थे, क्योंकि उन दिनों माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उन दिनों पिताजी के एक दोस्त ने कहा कि गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल बन रहा है, वहां पर काम करना है तो बता। दोस्त ने कहा, वैसे भी तू तो मिस्त्री है, तुझे सारा काम आता है, इस काम के तुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। पिताजी ने कहा, ठीक है, कब से जाना है? दोस्त ने कहा कि तू कल से चले जाना, मैंने बात कर ली है। पिताजी ने सुबह उठकर घर के बाहर झाड़ू लगाया। वही हर बार की तरह हम सबको तैयार करके स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद वो माँ के पास गए और उनसे कहा कि मैं काम करने जा रहा हूँ। माँ ने पूछा, जब कहाँ पर? तो उन्होंने कहा, गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल है, वहीं पर काम करना है। लेकिन माँ ने कहा, तुम तो पंजाब जा रहे थे, क्या हुआ? फिर पिताजी ने माँ को अपने छोटे भाई के बारे में सारी बात बताई। माँ को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो पिताजी से कह रही थी कि तुम्हारा भाई वहां पर काम करने गया है या चोरी करने। लेकिन पिताजी ने कहा, मुझे क्या पता था कि वो वहां जाकर ऐसा करेगा। मुझे तो खुद शर्म आ रही है मालिक से नजरें मिलाने में। मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मैं गया भी
तो शायद मालिक मुझे नहीं रखेगा और तो और वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा। इसीलिए अभी सही टाइम नहीं है। तो फिलहाल फ्री हूँ, सोचा कि कुछ काम कर लूँ। माँ ने कहा ठीक है चले जाओ। जाने से पहले माँ ने पिताजी से कहा, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। पिताजी ने ठीक माँ से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इसके बाद पिताजी काम पर चले गए। आपको एक बात बता दूं, हमारे घर के बाहर 4 से 5 कुत्ते रहते हैं। ठीक पिताजी घर से बाहर जैसे ही निकले तो वो उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगे। ये सिलसिला 4 या 5 दिन तक चला। एक तरह से आप यूं भी समझ सकते हैं कि जब भी पिताजी बाहर की तरफ निकलते तो कोई ना कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता। जैसे कई बार कोई इंसान पूछ लेता, कहाँ जा रहे हो। चलते वक्त अक्सर रास्ते में 1-2 कुत्ते उनके पीछे चलते और वो लगातार अजीब सी आवाज में रोते रहते। एक दिन की बात है, मेरे पिताजी ने खुद ही कहा कि आज पता नहीं मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। पिताजी ने यह बात सबको बताई। माँ ने कहा, काम करके आए हो, थक गए होंगे इसीलिए घबराहट हो रही है। अगले दिन वही कहानी। सुबह होते ही पिताजी ने हमें तैयार करके स्कूल छोड़ा। फिर मेरे पिताजी काम पर निकल गए। बस ये रोकने टोकने का सिलसिला चलता रहा। गुस्से में आकर पिताजी ने उन कुत्तों को वहां से भगा दिया। अब ठीक पिताजी को 6 दिन हो चुके थे। मेरे पिताजी की छुट्टी 5:30 बजे हो जाती थी और वो ठीक 6 बजे तक घर पहुंच जाया करते थे। वो अक्सर घर आकर नहाते, फिर हमारे पास आकर हमसे स्कूल के बारे में पूछते। ऐसे ही हमसे बात करते करते पिताजी ने जब समय देखा तो 7 बज गए थे। उस समय गांव में 7 बजे रात ही हो जाती है। पिताजी ने जल्दी से हम सबको खाना खाने के लिए बुलाया। हम सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। पर जैसे ही पिताजी खाना खाने लगे वैसे ही घर के बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। पिताजी कहने लगे कि ये कुत्ते लगातार 6-7 दिनों से रो रहे हैं। आखिर क्या बात हुई होगी, आखिर कोई बात तो है, शायद कोई मरने वाला है। पिताजी की बात सुनकर माँ गुस्सा हो गई। कहने लगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। पिताजी उठे और सारे कुत्तों को भगाकर खाना खाने लगे। खाना खाते खाते पिताजी अचानक से कहने लगे कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो अपने बच्चों की देखभाल सही से करना। यह सुनकर माँ तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, यहां तक कि वो रोने भी लगी। कह रही थी कि ये सब बातें तुम क्यों बोल रहे हो। पिताजी कहने लगे, नहीं मालूम, लेकिन आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ ने कहा, तुम सो जाओ, कोई बात मत करो, वैसे भी तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। पिताजी ने कहा ठीक है। उस रोज पिताजी सुबह 3 बजे उठे। उन्होंने उठकर घर का सारा काम खत्म किया। इसके बाद पिताजी मेरे पास आए और अपनी गोद में खिलाने लगे। मैं बताना चाहता हूँ, उस समय मैं 3 साल का था और मेरी बहन मुझसे बड़ी थी जो कि 5 साल की थी, और तो और मेरी सबसे बड़ी बहन 7 साल की थी। उस दिन पता नहीं क्यों पिताजी तीनों को बार बार सीने से लगा रहे थे। मैंने देखा था उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसा करते करते 7 बज गए। उस दिन मैं स्कूल नहीं गया और पिताजी का 7वां दिन था काम पर जाने का। जाने से पहले वो माँ के पास गए। माँ ने कहा, पता नहीं, बहुत ही घबराहट हो रही है। थोड़ी सी बात करके वो वापस अपने काम में जाने लगे। जब माँ ने पिताजी को जाते हुए देखा तो कहने लगी कि आज काम पर मत जाओ, आज घर पर ही रहो, खेत में गेहूं काटना है। दोस्तों, ये बात माँ इसीलिए बोल रही थी क्योंकि माँ को घबराहट हो रही थी। लेकिन पिताजी ने कहा, नहीं, मुझे जाने दो, भाई की शाली की शादी है, उसको पायल देनी है, इसलिए काम पर जा रहा हूं। मैं मालिक से कुछ पैसे मांग लूंगा और पैसे होंगे तभी तो सब काम होंगे। माँ बोलती रही, नहीं रहने दो, आज मत जाओ। माँ को देखकर हम भी रोकने लगे, लेकिन पिताजी ने कहा, जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही पल में माँ रोने लगी। पिताजी ने कहा, अरे तुम रो क्यों रही हो। माँ ने कहा, आज मत जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पिताजी ने कहा, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चुप हो जाओ। इसके बाद पिताजी ने किसी की बात नहीं सुनी और सीधा काम पर चले गए। वहां तकरीबन 8 से 10 बजे तक काम चला। 10 बजे के बाद धूप तेज हो गई। पिताजी के दोस्त ने पिताजी से कहा, भैया नीचे आ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन पिताजी ने कहा, नहीं, तुम आराम करो, थोड़ा सा काम बचा है, वो निपटा लो। दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर करते हैं। लेकिन पिताजी बार बार यही कह रहे थे कि नहीं, मैं इस काम को करके ही आऊँगा। उस वक्त पिताजी धूप में काम कर रहे थे। वो 2 मंजिला सरिया बिछा रहे थे। वो सरिया बिछाते बिछाते पीछे की तरफ जा रहे थे। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, होली को कोई नहीं टाल सकता। अचानक किनारे पे उनका पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे गिर गए। पिताजी को बहुत चोटें आई, लेकिन सबसे गहरी चोट उनके सर में लगी। हमने उनका बहुत इलाज कराया पर वो ठीक नहीं हुए।
धीरे धीरे एक दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई। दोस्तों, पिताजी के चले जाने के बाद हमारे चाचा हमें बहुत मारते थे। वो माँ से भी बहुत लड़ाई करते थे। एक दिन उन्होंने घर आकर माँ से बहुत लड़ाई की और तो और उन्होंने माँ और हम सबको घर से निकाल दिया। और ठीक ये बात जब मेरे मामा को पता चली कि हमें घर से निकाल दिया गया है तो मामा हम सबको लेकर अपने वहाँ चले गए। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद हम नानी के वहाँ चले गए। फिर एक दिन मेरे मामा हम सबको लेके पंजाब आ गए। पंजाब आकर माँ जॉब करने लगी। मैं और मेरी दोनों बहनें स्कूल जाने लगे। माँ ने जॉब करते करते हम सबको पढ़ाया लिखाया। हमें पंजाब में रहते रहते काफ़ी समय हो गया। एक दिन की बात है, माँ जब जॉब से आई तो कुछ उदास सी लग रही थी। मैंने पूछा माँ से क्या हुआ, तो माँ ने कहा कुछ नहीं। दोस्तों, हमारे घर के बगल में एक आंटी रहती है। जब आंटी हमारे घर पर आई तो माँ से बोलने लगी कि दीदी पैसे दोगे कि नहीं, पैसे लिए कितना समय हो चुका है आपको। उस वक्त मैं ये सारी बातें सुन रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोच लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं भी काम करूंगा। मैं ठीक उसके दूसरे दिन माँ के पास गया। मैंने कहा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं लगता, मैं आपके जैसा काम करूंगा। माँ मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गई, कहने लगी कि ये क्या बोल रहे हो। मैंने पढ़ाई छोड़ दी। काम करते करते मुझे कुछ साल हो गए। उस समय घर की स्थिति थोड़ी ठीक थी। आज मेरी उम्र 18+ है और तो और मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मेरी बड़ी बहन के 2 बच्चे हैं। भगवान की दुआ से आज हमारे पास सब कुछ है। पर मैं आप सभी को एक बात बोलूँगा कि पिताजी की डेथ होने के बाद मुझे ज़िंदगी के बारे में पता चला कि जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। दोस्तों, आज भी मैं अपने पिताजी को बहुत मिस करता हूँ। हम सबको पंजाब में रहते हुए 10 साल हो चुके हैं। वैसे मेरी कहानी तो इतनी सी है, पर मैं सर से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस कहानी को ज़रूर सुनाएं। हालांकि कहानी में भूत तो नहीं है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका एहसास पहले से ही था, लेकिन तब भी हम कुछ नहीं कर पाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी रमन जी की कहानी। दोस्तों, इनकी कहानी में मैंने एक बात जानी। एक तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत से इतनी लंबी कहानी को मुझे लिखकर भेजा। और दूसरी बात, ये कहानी उतनी डरावनी तो नहीं थी, मगर इसमें कुछ वाक़ये ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिरकार इंसान को घबराहट और एक अजीब सी रोक टोक शायद किसी अनहोनी की चेतावनी थी। और अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा, ये सारी बातें हकीकत की ज़िंदगी में भी आपने देखी होंगी। पर खैर, ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम लवप्रीत सिंह है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मुझे मेरे बड़े भाई ने बताई थी। पिछले साल की बात है। वो और उनके कुछ दोस्त मिलकर एक सॉन्ग की शूटिंग करने के लिए गए थे। मैं बता दूं कि मेरे भाई सिंगिंग करते हैं और ठीक उनका स्टूडियो जालंधर में था। सुल्तानपुर लोधी में रहते हैं। अब उनको स्टूडियो से आते आते काफ़ी अंधेरा हो गया था। रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे। वो सब गाड़ी में थे। अब ठीक जैसे ही गाड़ी हाईवे पर आई तो उस हाईवे की स्टार्टिंग पर एक ढाबा था। उसे देखकर उन्होंने कार की स्पीड थोड़ी कम कर ली और ठीक जैसे ही स्पीड कम हुई तो कार के सामने एक सफ़ेद बिल्ली रास्ता काट रही थी। उनका मानना था कि पहले इस बिल्ली को जाने दो, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी आंखों के ठीक सामने वो बिल्ली एकदम गाय के रूप में बदल गई। वो ठीक कार को धक्का मारने लगी। भैया कहते हैं कि उस वक्त सबकी रूह कांप गई थी, क्योंकि कार अंदर से भी हिलने लगी थी। लेकिन किसी तरह उन्होंने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की और वहाँ से आगे ले गए। वो सब के सब बहुत डरे हुए थे। अब ठीक वहाँ से निकलने के बाद वो ठीक ढाबे के सामने पहुँचे। वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे। मेरे भाई ने उस ढाबे वाले से सारी बात शेयर की और सब कुछ बता दिया। उसके बाद उस ढाबे वाले ने कहा कि इस रास्ते में ये सब होना आम बात है, ऐसा कईयों के साथ हो चुका है, डरने की कोई बात नहीं है। बस तुम लोगों में से अगर कोई सिगरेट पीता है तो गाड़ी के पास जाकर एक सिगरेट जला लो और ठीक सामने से पानी की एक बाल्टी लेकर अपनी गाड़ी पर फेंक दो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, तीनों में से कोई भी स्मोकिंग नहीं करता था, लेकिन उनमें से एक ने सिगरेट को हाथ में पकड़ा और उस साइड जिस साइड धक्का लगा था सिगरेट का धब्बा लगा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को भी साफ कर दिया। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया और सबके सब अपने घर आ गए। घर आने के बाद मेरा भाई लगभग 3 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकला। लेकिन उस रात के बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और तो और अब मेरा भाई
शाम को जल्दी ही घर आ जाता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक कहानी और शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी भी मेरे बड़े भाई की है। उस वक्त सर्दी का समय था। मेरा भाई और हमारी बहनें सुबह सुबह डेली वॉक पर जाते थे। ठीक एक सुबह मेरी बहन उठी और उसने मेरे बड़े भाई को जगा दिया। उस वक्त 4:30 का समय था। वो दोनों ठीक वॉक करने के लिए चले गए। वो दोनों हमेशा एक सीधी रोड पर वॉक करते थे, जो कि हमारे गांव से थोड़ी बाहर की साइड है। लेकिन जब वो जा रहे थे तो मेरी बहन ने देखा कि सामने कुछ ही दूरी पर एक लड़का साइड से निकलकर चलने लगा। वो एकदम हट्टा कट्टा था। उसने सिर्फ धोती पहनी हुई थी। मेरी बहन मेरे भाई से कहने लगी कि देखो, हमारे सामने वो लड़का कैसे चल रहा है। अब जब ठीक दोनों ने उसकी ओर देखा तो मेरी सिस्टर और मेरा भाई उसी जगह रुक गए। वो ठीक पीछे की तरफ चलने लगे, क्योंकि वो आदमी जो अभी थोड़ी देर पहले ठीक ठाक चल रहा था, वो अचानक एक बूढ़े आदमी की तरह झुककर चल रहा था। उसे देखकर मेरी बहन तो वहीं पर गिर गई, पर मेरे भाई ने किसी तरह हिम्मत करके उसे उठाया और दोनों वापस घर आ गए। दोस्तों, इस घटना के बाद से उन्होंने वॉक पर जाना भी छोड़ दिया। बस आपसे इतना ही कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि आप इस बात पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मेरे भाई ने मुझे ये सारी बात एकदम सीरियस होकर बताई थी। वैसे अब इस बात को 1 साल हो चुका है। बस इतनी सी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी लवप्रीत जी की भेजी हुई कहानी, जो कि उनके भाई के ऊपर बीती हुई थी। अब आप ही कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि यही थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं जल्द मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।